नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग देख रहे हैं कि मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली हुई है उसी में कुछ एक वीडियो वायरल हुआ है और मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत पर देश शर्मसार हुआ है। और इस पर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, फिर आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ बोला है। मोदी साहब ने कहा है कि घटना अक्षम्य है और मन में पीड़ा और क्रोध है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और आप देखिए दो महिलाओं को नग्न में घुमाया ना, उसी को लेकर आप देखते हैं कि बिना कपड़ों की, तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि ये बातें हो रही हैं। और इसमें आप देखते हैं कि गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं। और आप देखिए मणिपुर की बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। और आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में, इसे राज्य के रूप में 1972 में इसे दर्जा मिला था। और यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ। और मणिपुर में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि इस तरह की आप देखते हैं कि बातें होती है। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और कहा कि सरकार कार्रवाई करे अन्यथा हम करेंगे। और बताइए, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा है तब सरकार ने कुछ आप देखते हैं कि बोला है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं सर्वोच्च अदालत है हमारी, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालतें ना हो तो आप देखते हैं हमारी सरकार क्या करें, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो वही आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसी को लेकर, मुद्दे को लेकर राजनीति भी खूब होती है, एक दूसरे पर आरोप भी खूब लग रहा है। दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले पर अब संविधान पीठ करेगी विचार। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा है और दिल्ली सरकार बोली केस लंबित रहने से पूरा सिस्टम पंगु हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में जो अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने किसे दे दिया था? दिल्ली सरकार को ये शक्तियां दे दी थी। लेकिन आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन अध्यादेश 2023 लाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति साहब अध्यादेश लाते हैं ना, और उसमें वापसी वो शक्तियां छीन ली गई थी दिल्ली सरकार से। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब देखिए संविधान पीठ की मतलब कहने का मतलब है 5 या 5 से अधिक जो न्यायाधीशों की बेंच बैठती ना, उसी को आप लोग संविधान पीठ कहते हैं। एक और आप लोग सवाल पूछते हैं कि इसमें विषम संख्या क्यों ली जाती है, 5, 7, 9, 11, 13। तो याद रखिए इसलिए ली जाती है कि कम से कम कोई फैसला तो हो उसका। मान लीजिए अगर आप सोचिए 6 ले लिए जाए और 3 उसके पक्ष में हो, 3 उसके विपक्ष में हो, तो कोई फैसला ही नहीं होगा। अब आप देखिए 5 होंगे तो 3 उसके पक्ष में होंगे, 2 उसके विपक्ष में होंगे, या आप देखिए 2 उसके पक्ष में होंगे, 3 उसके विपक्ष में होंगे, तो कोई तो फैसला निकलेगा। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। विनेश और बजरंग को ट्रायल से छूट देने का आधार बताए WFI, ये हाईकोर्ट का राय। याचिकाओं की तरफ से पेश अधिवक्ता ने कहा तरक फोगाट और पूनिया का चयन छूट नीति के अनुरूप नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चयनित 2 खिलाड़ियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धि की जानकारी पेश करने को कहा है। ये आप देखते हैं कि जो एशियाई खेलों के ट्रायल से दी गई जो छूट है ना, उसी को लेकर बातें हो रही है। और आप देखते हैं कि विनेश फोगाट वही है जो अभी आप देखते हैं कि WFI के अध्यक्ष पर जो आरोप लगे हैं और उस पर जांच भी चल रही है। IAS के 2 मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2 आतंकी गिरफ्तार। झारखंड का रहने वाला फैजान अंसारी लोहरदगा से गिरफ्तार हुआ। केरल में सक्रिय IAS आतंकी तमिलनाडु से पकड़ा गया। ये आप देखते हैं कि पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि देश में अशांति फैलाई जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में CES के पंजीकरण शुरू हो गए हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय DU ने कौशल उन्नयन और आजीवन सीखने की प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए शताब्दी वर्ष में घोषित कॉम्पिटेंस इनहांसमेंट स्कीम की शुरुआत की है। CES के तहत आप देखिए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत आए हुए हैं। और अगर आप लोग श्रीलंका को देखना चाहें तो देखिए हमारा पड़ोसी है, बाग जलमरू मन्नार की खाड़ी आपको भारत श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी। हम लोगों ने काफ़ी मदद भी इसकी की थी जब ये आर्थिक संकट से गुजर रहा था।
इसरो ने चौथी बार बदली चंद्रयान 3 की कक्षा। इसरो ने गुरुवार को चौथी बार चंद्रयान 3 की कक्षा बदली। इससे टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से कक्षा बदलने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया गया है। और इसरो ने बताया कि अब 25 जुलाई को सुबह दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच कक्षा बदली जाएगी। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 15 अगस्त 1900 आप देखते हैं कि 69 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर है, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चंद्रयान 3 छोड़ा गया ना, तो उसी की बात हो रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ धंसने से आप देखिए 16 लोगों की मौत हुई है। और आप देखेंगे इस तरह के पानी मौसम में, बरसात के मौसम में इस तरह की घटनाएं होती हैं। चीतों को अन्य अभ्यारण्य में भी बसाने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने कूनो नेशनल पार्क में चीतों की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश में कूनो लाए गए 40% चीतों की मौत 1 साल के अंदर हो गई है। 18 आप देखते हैं कि चीतों कितने 20 में से 8 चीतों की मौत हो चुकी है ना, तो उसी की बात हो रही है। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। इराक में सऊदी दूतावास में तोड़फोड़ व आगजनी। ये आप देखते हैं कि स्वीडन में मुस्लिम के पवित्र ग्रंथ कुरान की पिति जलाए जाने की आंच गुरुवार को इराक के स्वीडिश दूतावास तक पहुंच चुकी है। कुरान की बेअदबी के विरोध में बगदाद में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के दूतावास परिसर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी है। बाद में इराक के प्रधानमंत्री ने स्वीडन के राजदूत को निष्कासित करने का आदेश भी दिया है। तटस्थ दलों का भी भविष्य लिखेगा यह चुनाव। अभी किसी के साथ नहीं गए हैं लोकसभा में मौजूदगी वाले 11 दल। 2 बड़े गठबंधनों में राजनीति बंटने से निष्पक्षता दलों की वोट घट जाता है। ये आप देखते हैं, जैसे आप सोचिए वाईएसआर कांग्रेस है, बीजू जनता दल है, भारतीय राष्ट्रीय समिति, बहुजन समाज पार्टी है। ये आप देखते हैं ना तो कांग्रेस के जो गठबंधन है उसके साथ गए हैं और ना भारतीय जनता पार्टी उसके साथ गए हुए हैं। तो इसी की बात हो रही है सब। ये सभी आपकी खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का दुख है कि किसी को डीईआरसी की परवाह नहीं है। ये आप देखिए संक्षिप्त अवधि के लिए डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी शीर्ष अदालत। तो दिल्ली में आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से यहाँ सरकार और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के बीच आप देखते हैं कि तनातनी चलती रहती है उपराष्ट्रपति साहब के बीच। ये आप देखते हैं कि 2050 तक दिल्ली को 2.75 लाख करोड़ रुपए की नुकसान की आशंका है। दिल्ली सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। स्वीकृति का इंतजार है। लू, अधिक तापमान व कम दिनों में भारी वर्षा की घटनाएं बनी प्रमुख चुनौतियां। ये जेई नीट की मुक्त कोचिंग के लिए 30 को सामान्य प्रवेश परीक्षा है और 24 जुलाई के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे विद्यार्थी। राजधानी के सरकारी स्कूलों में आप देखते हैं। वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता खोला। संशोधन से जुड़े विधेयक को फिर से पेश करने की तैयारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा व रणनीतिक रूप से अहम परियोजनाओं में तेजी लाने में मदद मिलेगी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखिए, विधेयक कहने का मतलब होता है जब राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव होता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पास होता है, राष्ट्रपति साहब की सहमति बनती है, वो कानून बन जाता है। ठीक है। लगभग 40 साल पुराने वन संरक्षण कानून में बदलाव का रास्ता फिलहाल खुल गया है और संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने इससे जुड़े विधेयक में प्रस्तावित किए गए सभी बदलाव को मंजूरी दे दी है और इसकी रिपोर्ट भी गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी गई है। इसके साथ वन अधिनियम में संशोधन से जुड़े विधेयक को जल्द फिर से पेश करने की बात हो रही है इसमें। और आप देखते हैं कि यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था। और आप देखते हैं कि इस बदलाव के साथ ही विकास कार्यों से जुड़ी उन छोटी अड़चनों को भी दूर करने की कोशिश की है जिनमें आप देखिए वन भूमि का 0.10 हेक्टेयर तक इस्तेमाल में लिया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेपीसी को बताया कि इस पहल से करीब 80% कार्य पूरे हो जाएंगे। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर नए सिरे से शुरू किया परामर्श। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं, ये राज्यसभा में इन्होंने जानकारी दी। देखिए, समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। जो सिविल कानून है ना, जैसे तलाक का मामला देख लीजिए या आप देखिए शादी का मामला देख लीजिए, गोद प्रथा लेने की, संपत्ति बंटवारे की देख लीजिए, इन सबको एक सभी धर्मों सभी संप्रदाय के लिए करने की बात होती है। ये 10 सालों में आप देखते हैं कि 14 वितरण कंपनियां अस्तित्व में आई हैं। आरके सिंह कह रहे हैं ये 21 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया भूजल कानून। ये आप देखेंगे
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है इस साल 37 यात्रियों को नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल किया गया है। समिति की सिफारिशें भारत के डिजिटल तंत्र को और मजबूत करेंगी। संसद के चालू मानसून सत्र में एक कौशल और रोजगार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। धर्मेंद्र प्रधान साहब कह रहे हैं हमारे। राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी का पैनल पुनर्गठित, 50% महिलाओं की बात हो रही है, आप देखेंगे। यूरोप का सबसे बड़ा साझेदार है चीन, नहीं हो सकते हैं अलग। इस जर्मनी के वाइस चांसलर हावेक ने जताई लाचारी, कहा कि खतरा कम करने के लिए को उठाए जा सकते हैं कदम, ये आप देखेंगे। उम्र समूह के आधार पर होगी फिल्मों का वर्गीकरण, ये आप देखिए। फिल्मी सामग्री पायरेसी से निपटने और सृजनात्मक उद्योग को सुरक्षा करने के उद्देश्य से आप देखिए गुरुवार को राज्यसभा में सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया है। और अधिकारियों ने बताया कि विधेयक में फिल्म को वर्तमान यूए और ए श्रेणी में वर्गीकृत करने के बजाय उम्र समूह के आधार पर वर्गीकृत करने की भी प्रावधान है। चलिए, अच्छी बात है। G20 सम्मेलन के लिए पुतिन समेत सभी को नियंत्रण भेजा गया और पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर मामले में जांच जारी है, बागची साहब कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं G20 की, तो उसी की बात हो रही है। ये सब आप देखिए राजनीति की खबरें हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो चुनाव होते हैं ना आपके, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एक करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापना की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, तो यही सब आप देख रहे हैं कि हो भी रहा है। और आप देखते हैं इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव भी है। ये आप देखिए यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को और विनोद तोमर को मिली नियमित जमानत। इन्हीं पर आप देखते हैं कि आरोप लगे हैं महिलाओं से, आप देखिए महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के। भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व अनुमति की अनिवार्यता पर सुनवाई जल्द। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार रोधी कानून के संबंधित प्रावधान की गई है, प्रावधान को दी गई है चुनौती। इस मामले पर नोटिस 26 नवंबर 2018 को किया गया था जारी। ये विदेश से नामांकन मामले की जांच का कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीआईडी को जांच कर 1 माह के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंगाल पंचायत चुनाव में एक तरफा नामांकन दाखिल करने पर मारा पीटा जा रहा है था ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। मानकों पर खरी नहीं उत्तरी हिमाचल की 14 दवाएं, जून का अलर्ट जारी। इसमें दर्द निवारक, रक्तचाप व हृदय रोग रोकने की दवाएं शामिल हैं। पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा में बड़ी दवाएं भी मानक पर खरी नहीं उतरी। जो मानक नियंत्रण, केंद्रीय औसत मानक नियंत्रण संगठन है ना, वही आप देखते हैं इसकी जांच भी करता रहता है। नेपाल से मैत्री को प्रगाढ़ कर रहा है शंकराचार्य द्वार। हैप्पी बॉर्डर कार्यक्रम के तहत वीरगंज महानगर पालिका नेपाल ने 10 करोड़ से तैयार किया है गेट। भारत नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा पर यह है पहला स्थान जहां लगा है दोस्ती का प्रतीक चिन्ह। ये आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है ना इससे। वायुसेना ने तैयार की उपग्रह आधारित विमान ट्रैकिंग प्रणाली, आप देखेंगे। ये आप देखेंगे कि देश में कहां ज्यादा फैलेगा मलेरिया, 9 महीने पहले ही चल जाएगा पता। अल नीनो व ला नीना प्रभाव अध्ययन कर पहले ही हो सकेगी इसकी मलेरिया की भविष्यवाणी। ये अल नीनो और लानीना क्या है? अल नीनो और लानीना जटिल मौसम पैटर्न है जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में विभिन्नता के कारण घटित होती है। अल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत
महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से तापन की स्थिति को दर्शाता है। ला नीना ENSO की शीत अव्यवस्था होती है और यह पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के असामान्य शीतलन को दर्शाता है। योजनाओं के सदुपयोग व सटीक वित्त प्रबंधन से पंचायत में बिखरी विकास की चमक। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है, स्थानीय प्रतिनिधि ईमानदार है, तो आप देखेंगे कि आपके स्थानीय समस्याएं 95 से 99% तक समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। अधिकतर आप देखते हैं कि पंचायतें भ्रष्ट ही होती हैं, उसका भुगतान भी आपको करना पड़ता है। यह आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। चमत्कार की आशा पर टिकी विपक्षी एकता, ये आप देखें 2024 के लिए जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, और आप देखते हैं कि जो गठबंधन बना है इनका विपक्षियों का, उसे इंडिया नाम दिया गया है, तो उसी को लेकर बातें हो रही। बेंगलोर में अभी आप देखते हैं कि बैठक हुई है। तो आप लोगों को एक मालूम होना चाहिए बात कि ये गठबंधन पहले तो हो जाए, सीटें बंटवारा हो जाए, बड़ी बात है। अगर बड़ी बात हो जाती है तो आप सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए, बाकी आप लोग देखते रहिए, राजनीति की बातें हो रही हैं सब, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं इस गठबंधन पर इस तरह के। भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन, मैकाले परिवर्तित शिक्षा व्यवस्था की आलोचना हम वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों से सुनते चले आ रहे हैं। तमाम शिक्षाविदों ने उसके दुष्प्रभाव पर प्रकाश डाला है। अंग्रेजों की सदियों से चली आ रही भारतीय ज्ञान परंपरा की न केवल उपेक्षा की बल्कि उसे नष्ट भ्रष्ट भी किया। वे कला, संगीत, साहित्य, न्याय, दर्शन, स्थापत्य, मूर्तिकला, योग, धातु विज्ञान, वस्तु निर्माण, रसायन शास्त्र, गणित, खगोल, ज्योतिष, चिकित्सा और कृषि आदि विविध क्षेत्रों में भारतीयों की समृद्ध एवं गौरवशाली ज्ञान परंपरा से भली तरह से परिचित थे। वे जानते थे कि इनके रहते भारतीयों को वास्तविक अर्थों में परतंत्र एवं परावलंबी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने तमाम नीतियों और योजनाओं द्वारा पहले तो ज्ञान के इन परंपरागत स्रोतों को नष्ट किया, फिर सुनियोजित तरीके से इन सब के प्रति हम भारतीयों में हीन भावना विकसित की है। स्वतंत्रता के पश्चात सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, परतंत्रगत नीतियों और तौर तरीकों पर औपनिवेशिक मानसिकता हावी रही और समय समय पर भारत और आप देखिए भारतीयता की पोषित करने वाले विचार सुनाई दिए हैं, लेकिन परिवर्तन की निर्णायक परिणति तक वे नहीं पहुंच पाए हैं। और परिणाम स्वरूप आप देखिए शिक्षा व्यवस्था संबंधी जिन प्रश्नों और समस्याओं से हम स्वतंत्रता के पूर्व जूझ रहे थे, उनसे बाद में भी दो चार होते रहे हैं। हमारा स्वर कहीं विस्मृत हो गया था, जिसे पाने और पहचानने का गंभीर प्रयास बीते दशकों में लगभग नहीं के बराबर हुआ। राष्ट्र की स्वर को पहचानने, पाने, आत्मसात करने में शिक्षा और उसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय ज्ञान परंपरा के जिन विषयों को पिछड़ा और प्रतिगामी मानकर लगभग विस्मृत कर दिया गया था, सुखद है कि अब जाकर उसकी सुध ली गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन अध्यापन पर विशेष बल दिया गया है। नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की दिशा में यूजीसी ने गंभीर पहल की है और प्रत्येक विषय या कोर्स में अब भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित ऐसी बातों को जोड़ा जा रहा है जिनमें नई पीढ़ी में भारतीय होने का गौरव बोध तो जागृत होगा ही, और साथ ही उस ज्ञान के बल पर उन्हें पूरी दुनिया में एक मौलिक एवं विशिष्ट पहचान भी मिलेगी। और यूजीसी ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक पाठ्यक्रम भी तैयार किया है, जिसमें रामायण, महाभारत कालीन कृषि और सिंचाई जैसी व्याख्या, खगोल विज्ञान की वैदिक अवधारणाएं, वैदिक गणित, सुश्रुत संहिता में गणित, उपचार व्यवस्था आदि की प्रमुखता से जगह दी गई है। और इसके साथ ही आप देखिए प्राचीन भारत के उन विद्वानों का भी उल्लेख किया गया जिन्होंने भारतीय शिक्षा को एक नई ऊंचाई दी। इनमें चरक हो गए, सुश्रुत हो गए, आर्यभट्ट हो गए, वराह मिहिर हो गए, भास्कराचार्य हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, चाणक्य हो गए, वर्णी, पतंजलि, मैत्री, गार्गी आदि नाम प्रमुख हैं। और याद रहे, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जिस विषय वस्तु को आधुनिक विषय के रूप में पढ़ाने की संस्तुति की गई है, उनमें प्राचीन बीजगणित, ज्योतिष, भारतीय वाद्य यंत्र, भाषा विज्ञान, धातुशास्त्र, वास्तुशास्त्र, मूर्ति विज्ञान और प्राचीन भारत में जल प्रबंधन आदि के साथ वेद, वेदांग, भारतीय दर्शन, साहित्य, छंद, व्याकरण, निरुक्त, चिकित्सा, कृषि, अर्थशास्त्र आदि को शामिल किया गया है। यूजीसी ने भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन देने के लिए शिक्षकों को भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रशिक्षित करने की योजना भी प्रारंभ की। इसी शैक्षणिक सत्र में 1000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से 2-2 शिक्षकों को इसके लिए नामित करने के लिए भी कहा गया है। प्रशिक्षण की कुल
अवधि में से न्यूनतम 10% समय भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए सुनिश्चित किया गया है और इस प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने के स्थान पर वर्तमान में पढ़ाए जा रहे प्रत्येक विषय में उससे संबंधित प्राचीन एवं परंपरागत विषय वस्तु को जोड़ा जाएगा। विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार किए जा रहे पाठ्यक्रम में भी भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रमुखता से स्थान देने की पैरवी की गई है। फाउंडेशन स्तर के पाठ्यक्रम में भी इसकी झलक देखने को मिल रही है और इस स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए खिलौनों में को भी ही भारतीय ही रखा गया है, ताकि बच्चे आप देखते हैं कि उन्हें आसानी से पहचान सकें और उनके माध्यम से अपने परिवेश के साथ सहजता से जुड़ सकें। ऐसी व्यवस्था बनाई गई इसकी स्नातक स्तर के कुल अनिवार्य पाठ्यक्रम में से न्यूनतम 5% क्रेडिट भारतीय ज्ञान परंपरा के पाठ्यक्रम में छात्रों को मिले और इससे छात्रों को इस पाठ्यक्रम को पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और दुनिया का हर जागरूक एवं विकसित देश अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान परंपरा, विरासत को सहेजने का प्रयत्न करता है। फिर भारत तो एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा आदि में दुनिया को दिशा देने वाली मौलिक किंतु सार्वभौमिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तमाम झंझावतों तथा आक्रमणों को झेलकर भी उसने अपनी मौलिकता और सार्वभौमिकता नहीं खोई है। हिंसा और कलह से पीड़ित विश्व मानवता को राह दिखाने की शक्ति भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित है। सबसे बड़ी बात है यह है कि एक ओर जहां यह लोग आयुर्वेद, स्थापत्य, अनुष्ठानिक कर्म, दस्तकारी, कृषि, पशुपालन, बागवानी आदि क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी रहेगी, वहीं दूसरी ओर आप देखिए अति भौतिकवादी एवं यांत्रिक जीवन शैली से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होगी। ये लेखक शिक्षाविद, शिक्षा सोपान सामाजिक संस्था के संस्थापक हैं प्रणय कुमार, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। ये भी आप देखिए एक सकारात्मक सोच, संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप ना कर सकें। दृढ़ निश्चय की शक्ति से आप किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहता है, पढ़ लिया करिएगा और हमेशा मोटिवेशन खुद से रखिए। बाहर का मोटिवेशन एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने परिवार को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, वो मोटिवेशन मुझे लगता है कि अच्छा रहता है। घिनौनी घटना जो आप देखते हैं कि मणिपुर में जातीय हिंसा, उसके बाद महिलाओं को निष्पस्त करके घुमाया गया है, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कब चेतेगा लोकतंत्र? ये चमोली जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए तंत्र को अपनी जिम्मेदारी की ठीक निर्वहन करना होगा। ये आप देखिए उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बने सीवेज शोधन संयंत्र परिसर में हुई दुर्घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि सब मानव जनित लापरवाही का दुष्परिणाम है। चलिए ये आप देखिए सीवेज शोधन संयंत्र में करंट फैलने से 16 व्यक्तियों की जान चली गई है। प्रतिभा पलायन को रोकना जरूरी है। अमेरिका के शीर्ष वैज्ञानिक संस्था नेशनल साइंस फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गत 10 वर्षों में भारतीय विज्ञानियों और इंजीनियरों का अमेरिका में प्रवासन 85% बढ़ गया है। आप सोचिए कि इतने हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं दूसरे देश में, और जिसका भारत लंबे समय से प्रतिभा पलायन की समस्या से जूझ रहा है, जिसका असर विकास और अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत में प्रतिभा पलायन का एक प्रमुख कारण अनुसंधान विकास के लिए पर्याप्त अवसरों, बुनियादी ढांचे की कमी है। विज्ञानियों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं सहित कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अक्सर विदेश में बेहतर अवसर और संसाधन मिलते हैं, उन्हें देश छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह बेहतर करियर संभावना, उच्च वेतन की तलाश भी प्रतिभा पलायन का योगदान दे रही है। और जहां भी उच्च आय अर्जित कर सकते हैं और बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकते हैं, राजनीतिक और सामाजिक कारक भी प्रतिभा पलायन में भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, नौकरशाही बाधाएं पेशेवर के लिए प्रतिकूल माहौल बनाती हैं और जिससे उन्हें कहीं और बेहतर अवसर तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सुरक्षा की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिए सीमित शैक्षिक अवसर जैसे सामाजिक कारण भी प्रवासन को प्रभावित करते हैं। प्रतिभा पलायन से भारत की कुशल मानव पूंजी का नुकसान हो रहा है और जिससे देश की नव परिवर्तन और विकास करने की क्षमता बाधित हो रही। उच्च कौशल पेशेवरों को के जाने से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता की कमी हो रही है। और प्रतिभा पलायन की समस्या के समाधान के लिए भारत को अनुसंधान और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और बेहतर करियर के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश के साथ साथ नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त उन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए जो भारतीयों को विदेश में आप देखिए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए नीतियां लागू कर सकती है, जैसे प्रतिस्पर्धी वेतन का पेशकश, अनुसंधान अनुदान प्रदान करना, स्टार्टअप और नवाचार के लिए एक सहायक परिस्थिति तंत्र बनाना, शिक्षा जगत और उद्योग और सरकार के बीच सहयोग भी अवसर पैदा करने और कुशल पेशेवरों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चलिए आप देख लीजिए, छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, ये भी देख सकते हैं आप लोग।
गरीबी के अभिशाप से मुक्त होता भारत। ये हाल में संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग द्वारा जारी अलग अलग रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में गरीबी तेजी से कम हो रही है। यह सच है कि देश में गरीबी उन्मूलन के लिए आज़ादी के बाद से ही नीतिगत प्रयास होते रहे हैं, और लेकिन कभी भी उन प्रयासों का ऐसा असर नहीं दिखा जैसा कि अब सामने आया है। दरअसल पहले जो जन कल्याणकारी नीतियां मुख्य रूप से कागजों तक सिमटी रहती थी, लेकिन अब वे धरातल पर भी उतरने लगी। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना थी। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके 2015 में आया था। एक बात आपको बता दूं, हमारे देश में जो गरीबी की परिभाषा है ना, वो भी बड़ी अजीब है, और उसको लेकर आप देखते हैं कि आलोचनाएं होती रहती है। आप सभी जानते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे चलकर 1974 का 5वीं पंचवर्षीय योजना का भी हिस्सा बनाए, और कालांतर में राजीव गांधी के ने भी इसका नारा दिया। आज भी आप देखते हैं कि इसका नारा चलता रहता है। 1962 में योजना आयोग कार्य समूह का गठन हुआ। 1971 में BM दांडेकर और N रस समिति हुई। 1979 में अलग समिति, 1993 में लकड़वाला समिति, 2009 में तेंदुलकर समिति, 2014 में रंगराजन समिति बनाई गई। ये सब आप देखते हैं कि उसी से संबंधित हैं, भुखमरी से, गरीबी से। ये आप देखते हैं कि शोरूम में टमाटर खरी खरी, तंज कैसे जा रहा है टमाटर को लेकर। नई पारी में आसाज करेगा राजनीतिक अतीत। सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, देखिए भाजपा की तरफ से। फिर सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक दोपहिया। फ्रेम 3 स्कीम लाकर इलेक्ट्रिक पहियों दोपहिया की सब्सिडी में वृद्धि कर सकती है सरकार। फ्रेम 2 के तहत आप देखिए मिलने वाली सब्सिडी में इस साल जून में की गई थी कटौती। इलेक्ट्रिक बस, रिक्शा और कमर्शियल कार पर भी जारी रहेगी सब्सिडी। और 7.27 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई वित्त वर्ष 2022-23 में। 1.53 करोड़ दोपहिया की कुल बिक्री पिछले वित्त वर्ष में हुई। 10,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का आवंटन किया गया था फ्रेम 2 के तहत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं तो उससे आप देखते हैं कच्चे तेल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमारी निर्भरता घटेगी, वो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं। ये गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध। निर्यात का मतलब होता है आप लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप लोग कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक तरह से। फुटपाथ पर खाना बेचने वालों पर भी लागू होगी गुणवत्ता मानक, आप देखेंगे। पहली तिमाही में इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 11% बढ़ा। EPFO से मई में 16.30 लाख सदस्य जुड़े कर्मचारी भविष्य निधि से। HUL को 2,556 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है ना, उसी की। पहली छमाही में PEBC निवेश 23% घटा है। प्राइवेट इक्विटी और आप देखिए वेंचर कैपिटल की बात हो रही है। जापान की चिप कंपनियां भारत आने को तैयार हैं। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सहभागिता के लिए जापान के साथ किया गया मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। सेमीकंडक्टर निर्माण, रिसर्च, श्रमिकों को प्रशिक्षण और सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद करेगा अमेरिका। दान जुटाने वाले प्लेटफॉर्मों की देनी होगी शुल्क की जानकारी। ये 20,000 के स्तर से 21 अंक दूर निपटी। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। जांच में सहयोग नहीं करने पर होगी इमरान की गिरफ्तारी, सनाउल्लाह कह रहे हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री कह रहे हैं। ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारा हिस्सा था। ये आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके दिन बुरे चल रहे हैं आजकल। अमेरिका से संबंध सुधारना चाहता है चीन, की सिंजर से मांगी मदद। तोपों के सह उत्पादन के प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं भारत और अमेरिका। ये भी आप देखेंगे। न्यूयॉर्क में प्रदर्शित की जाएंगी 60 से अधिक भारतीय कलाकृतियाँ। कनाडा में अमेरिका H1 वीजा धारकों के आवेदन का कोटा पूरा हुआ है। ये आप देखते हैं कि काम की तलाश में जाते हैं ना लोग अमेरिका, उन्हीं की बात हो रही है। करबला में झंडे बदलने की रस्म आप देखिए, इराक की करबला में इस्लामी नए साल के पहले दिन। ये नकली कफ सीरम मामले में WHO ने भारत से मांगी, ये आप देखेंगे मदद। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। न्यूयॉर्क, कहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को आप लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं।
ये भारत ने नेपाल को रक्सौल काठमांडू रेल लाइन पर अंतरिम सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। कहाँ से गुजरेगी रेल? रक्सौल से शुरू होने वाली रेल लाइन नेपाल में बीरगंज, मानहवा और सफर बाजार, निजगढ़, विधा, घियाल, शिखारपुर और सिसनेरी सतीखेल होते हुए खोखरा काठमांडू पहुंचेगी। न्यूजीलैंड में फीफा विश्व कप मैच से पहले गोलीबारी हुई है। बांग्लादेश में बढ़ रही प्लास्टिक की खपत आप देखेंगे। प्लास्टिक और वैसे भी आप देखते हैं चुनौती बना हुआ है पर्यावरण के लिए भी, हमारे लिए भी। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। 5 वर्षों बाद भारतीय फुटबॉल टीम शीर्ष 99 में पहुंची है। प्रणव और प्रियांशु बाहर ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और आप देखते हैं कि जो कोरिया ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट है ना, उसी से बाहर हो गए हैं। जर्मनी से हारी हॉकी टीम हमारी। भारत ये पर निगाह है। लीग चरण में दमदार प्रदर्शन करने के बाद भारत एक शुक्रवार को यहां बांग्लादेश के विरुद्ध होने वाले सेमीफाइनल में जीत से बीजिंग एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का प्रबल दावेदार है। डूरंड कप का प्रसारण सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स ने 2023-24 के बीच भारत में डूरंड कप के प्रसारण के लिए विशेष मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं, और डूरंड का 132वां संस्करण 3 अगस्त 2023 को शुरू होगा। विलिंगकिंसन के गोल से न्यूजीलैंड में जीता विश्व कप में पहला मैच। पहला विश्व कप की बात हो रही है। ये सचिन का सपना हुआ साकार। ये आप देखिए वनडे विश्व कप की बातें हो रही है। सिंधु और नेहवाल जैसे खिलाड़ी तैयार करना लक्ष्य, चोपड़ा कह रहे हैं, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी कह रहे हैं। स्वयं के प्रति ईमानदार हूं, स्वयं के प्रति ईमानदार हूं, और स्वयं के प्रति ईमानदार रहना भी चाहिए। ठीक है। सुरक्षित स्मारकों के अंदर धार्मिक स्थानों में प्रार्थना की अनुमति पर नीति स्पष्ट करे एएसआई। कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट ने कहा है। एएसआई की बात करें तो याद रखिए, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। एएसआई इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय फाउंडर थे इसके। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेला गया था पहला टेस्ट मैच 1884 में। आज ही के दिन क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए इस मैच को इंग्लैंड ने 5 रनों से जीता था। वर्ष 1814 में स्थापित लॉर्ड्स का मैदान खेल के इतिहास में प्रतिष्ठित स्थलों में से एक था। पहली बार किसी देश में महिला को मिली प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी 1960 में। आज ही के दिन श्री माओ भंडार नायके को दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। वह फ्रीडम पार्टी से आम चुनाव जीतकर सिलोन, अब श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। देश में वह 3 बार इस पद पर रही। 1972 में श्री माओ ने ही देश का नाम सिलोन से बदलकर श्रीलंका किया था। आज भी लोगों को जुबान पर रहते आनंद बख्शी के लिखे गीत। मेरे महबूब कयामत होगी कुछ तो लोग कहेंगे, जैसे सदाबहार गीतों को लिखने वाले आनंद बख्शी का जन्म 1930 में आज ही के दिन अविभाजित भारत के रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। शुरू से ही गायकी के शौकीन आनंद ने शुरुआत में ही नौसेना और थल सेना में नौकरी की बाद में आप देखिए फिल्मों में प्रयास करने लगे। 1961 में फिल्म बड़ा आदमी में गीतकार के रूप में मौका मिला। वर्ष 1965 में जब फूल खिले फिल्म ने प्रसिद्धि दिलाई ने। फर्ज, दो रास्ते, बॉबी, कटी पतंग, अमर प्रेम जैसे कई फिल्मों में गीत गाए इन्होंने। गंभीर अस्थमा के इलाज का नया तरीका खोजा गया। मॉलिक्यूलर बेस्ड राइनो वायरस से पीड़ित अस्थमा की तीव्रता की जांच की बात हो रही है। मौसम बदलने से पहले दवा लेना शुरू करें और हमेशा इनहेलर रखें अपने पास। अध्ययन द जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। ये अनुसंधान होते रहते हैं ना। नए अध्ययन में विज्ञानियों ने इस गंभीर इलाज का नया तरीका खोजा है। ला जोला इंस्टीट्यूट फॉर इम्यूनोलॉजी में ऑटो इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन सेंटर से जुड़े प्रोफेसर तोशियाकी कावाकामी ने बताया कि अस्थमा अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलर्जी डिजीज में से एक है। आधे दृश्य की चेतना की ही महसूस कर पाते हैं चौथाई स्ट्रोक पीड़ित।
इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी भीषण गैस के बादलों और लावा के हिमस्खलन के साथ फट गया है और योग्यकर्ता विशेष क्षेत्र में स्थित ज्वालामुखी फटने से लगभग 1.5 किलोमीटर तक लावा बहता दिखा है और देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की ढलानों पर पर्यटन और खनन गतिविधियों को रोकने दिया गया है। और 2000 आप देखिए 963 मीटर ऊंचे इस ज्वालामुखी 2010 में सबसे भीषण विस्फोट हुआ था, जिसमें 347 लोग मारे गए थे और आप देखिए 20,000 ग्रामीण विस्थापित हुए थे। ज्वालामुखी को आप लोग सेफ्टी वॉल भी कहते हैं पृथ्वी का, ठीक है। दुनिया के सबसे उम्मदराज बॉडी बिल्डर हैं जिम, 90 वर्ष के, देख लीजिए। ये आप देखिए नीचे मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, आप लोग मेहनत करते रहिए।